अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद और मैं एक फैमिली फिजिशियन। इस वीडियो में मैं सीने के उस मर्ज़ के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा आम है और क्लिनिक में या अस्पताल में जो मरीज़ के साथ लोग आए होते हैं या मरीज़ ख़ुद बीमार होता है तो वो ये शिकायत करता है कि मेरे सीने से सीटियों की सी आवाज़ आती है, विस्लिंग होती है, उसमें गड़गड़ाहट होती है, हालांकि कांसी होता है, सीने में दर्द होता है, बलगम होता है, ये चीज़ें होती है। लेकिन जो सीने में सीटियों की सी आवाज़ और विस्लिंग होती है जिसको हम अपनी डॉक्टरी ज़बान में वीजिंग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आम लफ्ज़ है जो कि हम डॉक्टर साहिबान जो हैं अपने क्लिनिक में छोटे जो मरीज़ होते हैं और या बड़े बूढ़े मरीज़ होते हैं उनमें हम ये सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। वीजिंग जो है ये सांस में जो नलियाँ होती हैं, सांस की जो नालियाँ होती है जिसमें कि हवा हम अंदर ले जाते हैं सांस के ज़रिए, और सांस की जो नालियाँ होती हैं जो कि फेफड़ों में आहिस्ता आहिस्ता तकसीम दर तकसीम होती हैं। ट्रेकिया होता है, फिर ब्रांकाई होती है, फिर ब्रांक्योल्स होता है, फिर एल्वोलाई होती है। तो इनमें से सीटों की से आवाज़ आती है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इन मरीज़ों को सीने की कोई ना कोई बीमारी होती है, या तो इन मरीज़ों में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इनकी सांस की नालियों में सोजिश शुरू हो जाती है, उसमें रेशा जम जाता है और उसमें फिर क्या होता है कि हवा जो है सांस के साथ जो हम अंदर ले जाते हैं या सांस के ज़रिए हम बाहर निकालते हैं तो वो स्मूथ नहीं होती बल्कि मुश्किल से निकलती है और सीने से सीटों की सी आवाज़ होती है। यानी सांस निकालने में और सांस लेने में दोनों में जो है मरीज़ दिक्कत महसूस करता है। तो इसकी जो बड़ी वजह होती है, दमा भी हो सकता है, ब्रांकोलाइटिस भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। इन तमाम बीमारियों की वजह से सीने से सीटों की सी आवाज़ आती है। अच्छा, वो लोग जो कि गर्दो गुबार में काम करते हैं, जो कि दुए में काम करते हैं, या जो फीमेल होती हैं जो कि किचन में काम करती हैं जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होती, वो भी जो डस्ट होता है, जो धुआं होता है, वो अपने सीने में ले जाते हैं और उस धुएं और गर्द की वजह से उनकी सांस की नालियाँ जो हैं वो तंग पड़ जाती है, उनमें सोजिश आ जाती है, उसमें रेशा जम जाता है और फिर मरीज़ को सांस लेने में और सांस निकालने में उनको बहुत दिक्कत महसूस होती है। कुदरती तौर पर नेचुरली हम एक सेहतमंद जो लोग होते हैं हम आसानी से सांस लेते हैं, आसानी से सांस अंदर ले जाते हैं, आसानी से सांस बाहर निकालते हैं। तो हमारे सीने से कोई सीटों की सी आवाज़ नहीं होती है बल्कि एक कुदरती तरीके के से ज़रिए हमारा सांस जो है ऑटोमेटिकली चलता रहता है। लेकिन जब हमारे सीने में स्पेशली जो सांस की नालियों का मैंने जिक्र किया है उसमें अगर किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, सोजिश हो जाए और वो सांस की नालियाँ तंग पड़ जाएं तो फिर मरीज़ को सांस लेने में और सांस निकालने में बहुत दिक्कत महसूस होती है और फिर जो हवा अंदर और बाहर जाती है उससे सीटों की सी आवाज़ आती है। वो सीने में एक जकड़न महसूस करते हैं, सीने में दर्द और बोझ महसूस करते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये जो गर्द गुबार होता है, तंबाकू नोशी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ये जो सांस की नालियाँ जो हैं वो तंग पड़ जाती है और मरीज़ को सांस में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हम जो है इसको दूर करने के लिए मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो तशख़ीस करें कि आया ये दमे की तकलीफ़ है, ये दायमी तंग तनफ़ुस है या सिंपल इन्फेक्शन है। तो एक तशख़ीस के बाद उसके मुताबिक मरीज़ को दवाई देते हैं। दवाई के लिए बाज़ ये होता है कि एहतियाती तदाबीर लेनी पड़ती हैं। एहतियाती तदाबीर वो चीज़ें हैं कि हम उनको अवॉइड करें और उससे जो इन्फेक्शन है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। जैसे कोई पर्सन जो है, कोई इंसान जो है तंबाकू नोशी करता है तो उसको चाहिए कि वो तंबाकू नोशी स्टॉप करे। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, बड़े हेवी ओबीस होते हैं, उनको भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनको भी सांस निकालने में तकलीफ, तो उनको चाहिए कि वो अपना
वज़न कम करें और गर्दो गुबार, रोगन और बहुत जो चीज़ें होती हैं जो कि सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन का बायस बनती हैं, उससे जो है अपने आप को बचाएं। इसके साथ साथ मैदे की जो तेज़ाबियत होती है या बदहज़मी होती है या जो हेवी खुराक होती है, जो हम हेवी खुराक करते हैं और उसके बाद हम कोई वॉक वगैरह नहीं करते, उससे भी सांस की नलियों में सोजिश पैदा होती है और सांस निकालने और सांस लेने में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ये चंद वजूहात है कि जिन पे तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ हम क्या करते हैं कि हल्की फुल्की ताज़ा हवा में वॉक करना चाहिए। इसके साथ हम क्या करते हैं कि हम नेबुलाइज़र करते हैं। नेबुलाइज़र भी सांस की जो तकलीफ़ होती है उसको कम करने में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। स्पेशली जिन बच्चों को सीने के नमूनिया होता है या ब्रोंकोलाइटिस होता है या बड़े लोग जो होते हैं जिनको दमा होता है, दायमी तंगी तनफ़ुस होता है या सांस की और कोई बीमारी हो, तो उनको नेबुलाइज़र जो है डॉक्टर के मशवरे के साथ दिन में 1 मरतबा, 2 मरतबा या 3 मरतबा उस वक़्त तक लेना चाहिए बाकायदगी से, जब तक मरीज़ की सांस की ये सोजश जो है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, वो मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए। इसके साथ हम वो भी करते हैं, विक्स वेपर भी करते हैं, स्टीम लेते हैं। स्टीम भी जो है वो एक अहम रोल, एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा करती है। स्टीम से ये होता है कि ये स्टीम जो है हमारे सांस की नलियों में जाकर वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पे सोजश होती है, जहाँ पे वर्म होता है, जहाँ पे रेशा होता है, उसको ख़त्म कर देती हैं। बलगम जो गाढ़ा बलगम होता है जो कि आसानी से सीने से नहीं निकलता, उसको पतला करके बलगम निकालने में आसानी पैदा करती है। तो इन 2 तरीक़ों से, यानी नेबुलाइज़र से और विक्स के जो स्टीम होती है, इन दोनों तरीक़ों से हम सीने की जो विस्लिंग होती है, हमारे सीने में जो तंगी महसूस करते हैं, सीने में जो बोझ महसूस करते हैं और हम बलगम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसका भी जिक्र करूँगा कि बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, फूलों से एलर्जी होती है, खुराक से एलर्जी होती है, दवाइयों से एलर्जी होती है, ठंडी हवा से एलर्जी होती है, वर्जिश से एलर्जी होती है। जो ऐसे लोग जो कि वर्जिश करते हैं और उनको सीने की तकलीफ़ उनकी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने एलर्जन से अपने आप को दूर रखें, तो उनको सीने की ये तकलीफ़ जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ हम फिर डॉक्टर जो होते हैं वो एंटी एलर्जिक देते हैं, परहेज़ एडवाइस करते हैं, नेबुलाइजेशन एडवाइस करते हैं, स्टीम एडवाइस करते हैं। अगर उससे मरीज़ को आराम ना आए तो फिर डॉक्टर जो होते हैं वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं। और अगर उनको इन्फेक्शन हो सीने में, उसको बुखार भी साथ हो, खांसी भी साथ हो और इन्फेक्शन के असरात मौजूद हों, तो फिर डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक कवर देते हैं। लेकिन यहाँ ये मैं कहता जाऊँगा कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे सीने में, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक को कुछ रिस्पांस नहीं करते। अलबत्ता बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो करते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन अगर आपको सीने में हो जाए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन सांस की नलियों में, फेफड़ों में, तो वो किसी भी एंटीबायोटिक को रिस्पांस नहीं करता। लेकिन डॉक्टर जो है उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और फिर जो वायरल इन्फेक्शन है उनकी पेचीदगियों को, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो है एक ख़ास मुद्दत के लिए, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। और मरीज़ों को चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे पे मुकम्मल अमल करें और जो दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब करें, जो हदायत उनको दे, तो उनको चाहिए कि उस पे उनके मशवरे के मुताबिक जो है मुकम्मल बाकायदगी से अमल करते रहें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।